जय हिंद एंड वेलकम टू स्टडी बैटल। हम लोग देख रहे हैं यूथ पब्लिकेशन का फिजिक्स का जितने भी चैप्टर है सारा को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। खासतौर से एनटीपीसी और रेलवे की सारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख रहे हैं रेलवे के, तो हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जिस सामग्री से रोशनी लाइट पारित हो सके उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट हमको पता है, जिससे वस्तु का जिसमें ऐसी सामग्री जिसमें रोशनी बिना बिखरे हुए आर पार हो सके उसे ट्रांसपेरेंट कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन पदार्थों से होकर वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है उसे बोलते हैं पारभासी। पारभासी। देखिए, पारदर्शी अपारदर्शी क्या होता है। पारदर्शी आपको बताया कि जिस पदार्थों से होकर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सके उसे पारदर्शी कहते हैं। जैसे कांच हो गया, जल हो गया, वायु हो गया आदि। अपारदर्शी हो गया जस्ट इसका उल्टा हो गया, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर आप वस्तुओं के आर पार नहीं देख सकते हैं उसे बोलते हैं अपारदर्शी। जैसे पेपर हो गया, धातुएं हो गया, लकड़ी हो गया आदि हो गया। अब देखते हैं, टिंडल प्रभाव प्रकाश से संबंधित है। टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। किसी कोलाइडी विलयन में उपस्थित कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होने की परिघटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। इसे छोटे छोटे निलंबित कणों वाले विलयन द्वारा भी देखा जा सकता है। इस प्रभाव का नाम जॉन टिंडल के नाम पर पड़ा है। नीला प्रकाश लाल प्रकाश की तुलना में बहुत ही प्रकट होता है, क्योंकि नीले प्रकाश की आवृत्ति बहुत अधिक होती है। नेक्स्ट है, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात में रोशनी की गति तो कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, प्रकाश की गति अधिकतम किस में होती है, किस माध्यम में होती है? तो प्रकाश की अधिकतम गति निर्वात में होती है 3 × 10⁸। पानी में होता है 2.25 × 10⁸, और कांच में होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो निर्वात की तुलना में हवा की प्रकाश चाल 0.03% कम होती है, पानी में 25% कम तथा कांच में 35% कम होती है। प्रकाश में संचारित होता है, प्रकाश में क्या संचारित होता है? सीधी रेखा। जो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक म्यू पर निर्भर करता है। जब वस्तुएं प्रकाश के मार्ग में आती हैं तो छाया बनती हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? अपारदर्शी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था? प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत प्लांक के द्वारा प्रदान किया गया था। प्लांक, इसको देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक ने दिया है। एक क्वांटा की ऊर्जा E = द्वारा दी जाती है तथा एच प्लांक नियतांक है और म्यू जो है आपतित प्रकाश की आवृत्ति है। तो एक क्वांटा की ऊर्जा इक्वल होता है h²। ठीक है, न्यू को जब वो करोगे इक्वल करोगे तो न्यू इक्वल होता है c/δ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, साबित करती हुई एकमात्र घटना कौन सी है? तो इसका आंसर हो गया ध्रुवीकरण। प्रकाश के ध्रुवीकरण की घटना सिद्ध करती है कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ध्रुवण की घटना सिर्फ अनुप्रस्थ तरंगों में ही घटित होती है, जो उनके दोलनों की दिशा से संबंधित होती है। किसी गैस या द्रव में गतिमान ध्वनि तरंगे ध्रुवण का गुण प्रदर्शित नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी वस्तु जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें बोला जाता है अप्रदीप्त वस्तुएं बोला जाता है। अप्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, जैसे कुर्सी, मेज, दरवाजा आदि। प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती, जैसे सूर्य हो गया, लालटेन हो गया, जलती हुई मोमबत्ती आदि हो गया। पारदर्शी वस्तुएं वे वस्तुएं जिनके आर पार देखा जा सकता है, और पारभासी वस्तुएं वे वस्तु जो प्रकाश के कुछ भाग को स्वयं से बाहर जाने देती हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, किसी पदार्थ का अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल से किस प्रकार संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी है, अपवर्तनांक इक्वल टू हवा में प्रकाश की चाल बटे के पदार्थ में प्रकाश की चाल। देखिए, निरपेक्ष अपवर्तनांक इक्वल टू होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे के माध्यम में प्रकाश की चाल। दूसरा है पदार्थ का अपवर्तनांक इक्वल टू हवा में प्रकाश की चाल बटे के पदार्थ में प्रकाश की चाल। वस्तुएं जो रोशनी स्वयं उत्पादित करती हैं उनको क्या कहते हैं? उनको बोलते हैं चमकदार वस्तुएं।
हरे घास का रंग दिखाई देता है क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा है? तो इसका आंसर हो गया 1676 में। देखिए इसका एक्सप्लेन देखिए, प्रकाश की चाल को c से डिनोट करते हैं और यह एक भौतिक नियतांक है। निर्वात में इसका मान 3 × 10⁸ होता है। 17वीं सदी के मध्य में यह धारणा थी कि प्रकाश का वेग क्या होता है? अनंत होता है। परंतु सितंबर 1676 में रोमर ने, किसने बताया? रोमर ने बताया कि प्रकाश का वेग तीव्र होने के बावजूद परिमित है। इसके द्वारा सुझाए गए तरीकों पर प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड हुआ। क्लियर हुआ? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एनटीपीसी की एग्जाम में आया हुआ है। सूर्य की रोशनी में हरे रंग का प्रकाश दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में देखने जाने पर काले रंग का दिखाई देना क्यों शुरू होता है? तो कपड़ा लाल रंग की तरंग आयाम को पूर्णतया अवशोषित कर लेता है। अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है तो काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है क्योंकि अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल नहीं होता, इसलिए यहाँ पर सूर्य की किरणें अलग अलग रंगों में विभाजित नहीं होती। दो विकिरण की ऊर्जा E1 E2 क्रमशः 25 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट और 50 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट है, तो इनके तरंगदैर्ध्यों के बीच में संबंध क्या होगा? आपको पता है कि E1 इक्वल टू क्या दिया? 25 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट और E2 इक्वल टू 50 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। आपको पता है प्लैंक ऊर्जा समीकरण E इक्वल टू h न्यू होता है, ठीक है। तो E1 हम बोल सकते हैं, अब न्यू को तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? C/ΔT, तो hc/ΔT हमारा फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा? hc/ΔT हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा E1/E2 इक्वल टू Δ2/Δ1 हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो तो Δ2/Δ1 इक्वल टू E1 का मान कितना है? 25 है और E2 का मान कितना? 50 है। तो कितना हुआ? Δ2/Δ1 इक्वल टू 1/2 हुआ। हाँ, 1/2 हुआ तो Δ1 इक्वल टू 2Δ2 आ गया आंसर आपका। क्लियर हो गया? नेक्स्ट को देखते हैं। गली में पीले लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो पीले लाइट में सोडियम का प्रयोग किया जाता है। पीले लाइट या सोडियम वेपर लैंप से सोडियम का प्रयोग किया जाता है। इस लैंप में यू आकार की कांच की एक ट्यूब होती है जिसके सिरों पर 2 ऑक्साइड लेपित टंगस्टन इलेक्ट्रॉन होता है और तथा सोडियम धातु के दाने तथा नियान गैस भरी होती है। प्रकाश सबसे अधिक गति किसमें होता है, किसमें यात्रा करता है? तो निर्वात में सबसे अधिक यात्रा करता है। ठीक है, अब सारा क्वेश्चन वही है, बस रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। तो हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर में स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकीर्णन। सीवी रमन के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? तो 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ये ऑप्शन सही है। उन्होंने वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार जीता, ये भी सही है। और उनका जन्म जो हुआ था 1888 ईस्वी में तमिलनाडु में हुआ था। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, जबकि 1987 में नाइटहुड की उपाधि दी गई, ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। डी ऑप्शन गलत है, बाकी सब तीनों सही है। अब देखते हैं बादलों का रंग सफ़ेद किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण बादलों का रंग सफ़ेद होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसका एक्सप्लेन देखते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न प्रकार के पदार्थों के कणों द्वारा प्रकाश को चारों दिशाओं में विसरित करने की घटना को प्रकाश की प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकीर्णन के उदाहरण हैं आकाश का रंग नीला होना और बादलों का रंग सफ़ेद दिखाई देना। ठीक है, रैले के नियम के अनुसार जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है उस रंग का प्रकीर्णन उतना ही अधिक होता है। देखते हैं तरंगदैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम जो है विविग्योर से VIBGYOR विविग्योर से आप देख सकते हैं। तरंगदैर्घ्य सबसे कम तरंगदैर्घ्य वायलेट रंग का, बैंगनी रंग का, सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका है? रेड रंग का होता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम, क्योंकि जिसका ज़्यादा तरंगदैर्घ्य रहेगा उसका प्रकीर्णन क्या होगा? उतना ही कम रहेगा। ठीक है, उतना ही कम रहेगा। तो लाल रंग का देखिए विविग्योर, रेड रंग का हमारा
ये हमारा वेवलेंथ को इंक्रीजिंग आर्डर में दिखा रहा है, तो रेड रंग का वेवलेंथ ज़्यादा है तो इसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा, और वायलेट रंग का वेवलेंथ कम है तो इसका प्रकीर्णन ज़्यादा होगा। प्रकीर्णन का मतलब स्कैटरिंग, बहुत ज़्यादा फैलाव होगा लाइटों का। ठीक है, प्रकाश की एक पुंज की द्रव में तैरते कणों से टकराव के कारण होने वाले प्रकीर्णन से उत्पन्न चमक की प्रक्रिया क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव को देख लेते हैं। प्रकाश की एक पुंज में तैरते कणों से टकराव के कारण होने वाले प्रकीर्णन से उत्पन्न चमक की प्रक्रिया को टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो वायुमंडल की उपस्थिति के कारण सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का एक उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर है आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन का एक उदाहरण है। ठीक है, अब देखते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसमें से रूल ऑफ रिफ्लेक्शन का चैप्टर देखते हैं। पहला क्वेश्चन, जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होती है तो परावर्तन की घटना को क्या बोलते हैं? नियमित बोलते हैं, नियमित परावर्तन। इसका देखते हैं एक्सप्लेनेशन। इस प्रकार के परावर्तन में प्रकाश के किरणें किसी समतल चिकने परावर्तक पृष्ठ पर समांतर दिशा में आपतित होती है तथा परावर्तन के पश्चात भी परावर्तित किरणें समानांतर बनी रहती है। अतः प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होती है तो इसे क्या बोलते हैं? नियमित परावर्तन की घटना घटित होती है। जैसे देखिए, आपतित किरण आ रही है और फिर परावर्तित हो जाती है, तो ये परावर्तक तल से इसको क्या बोलते हैं? नियमित परिवर्तन की घटना बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समतल दर्पण से अगर परावर्तन हो, रिफ्लेक्शन प्राप्त प्लेन मिरर से हो तो क्या बोलते हैं? देखिए क्वेश्चन, एक समतल दर्पण के लिए छवि होती है, आभासी और पार्श्वी उल्टा होता है। देखते हैं इसका। एक समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा एवं आभासी होता है, अर्थात वस्तु का दायां पक्ष प्रतिबिंब के बाएं पक्ष के रूप में दिखाई देगा, तब वस्तु का बायां पक्ष प्रतिबिंब के दाएं पक्ष के रूप में दिखाई देगा। देखते हैं, एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा होती है आभासी और सीधी होती है। एक और पॉलिश की गई कांच की समतल प्लेट समतल दर्पण कहलाती है। समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब आभासी और सीधे होते हैं क्योंकि परावर्तित किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती नहीं हैं वरन प्रतिबिंब से झुकती हुई प्रतीत होती है, इसलिए यह किरणें किसी पर्दे पर वस्तु के वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषताएं हैं। एक समान आकार, सीधी, पार्श्व तौर पर उल्टी और आभासी होता है। यह समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि का विशेषता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करती है जो आभासी, बड़ी और समान आकार में होती है, तो इसका राइट आंसर है समतल। समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब क्या होते हैं? आभासी होते हैं क्योंकि परावर्तित किरणें किसी एक बिंदु पर नहीं मिलती अपितु बिंब से झुकी हुई डाइवर्स हुई प्रतीत होती है, इसलिए किरणें किसी पर्दे पर वस्तु के वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण नहीं कर सकती हैं। नेक्स्ट है गोली दर्पण से परावर्तन, रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर। ठीक है, इसमें देखते हैं अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना है? 30 सेंटीमीटर है। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अनुसार इनकी फोकल लंबाई को किस तरह व्यक्त किया जाता है? तो इसको व्यक्त करेंगे तो -15 सेंटीमीटर आएगा। देखिए एफ इक्वल टू क्या होता है? वक्रता त्रिज्या बटे के 2 होता है। रेडियस कितना दिया? 30 दिया है और बटे के 2 करोगे तो फोकस लंबाई कितना हो जाएगी? 30 बटे 2 इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब देखिए उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई सदैव धनात्मक होती है और कॉनकेव जो झुका हुआ होता है, ऐसा होता है, उसका जो अवतल दर्पण की फोकस लंबाई सदैव क्या होती है? ऋणात्मक होती है। वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दर्पण दूरी से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है? आपको पता है फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। देखिए एफ हमारा डिनोट करता है फोकस दूरी को, यू डिनोट करता है वस्तु से दर्पण की दूरी और वी डिनोट करता है प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी। ठीक है, वी अब हमें पता है सारा चीज़। देखिए वैल्यू बस रखते हुए चले जाइए। 1/f का वैल्यू कितना? 20 सेंटीमीटर। ठीक है,
और दर्पण की दूरी एक वस्तु 20 सेंटीमीटर दूरी फोकस दूरी हो गया, एफ का वैल्यू दे दिया। अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु तो यू का मान दे दिया है, और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है, ठीक है। और प्रतिबिंब कौन सा है, प्रतिबिंब हमारा है अवतल दर्पण है, ठीक है। देखिए तो आपको पता है एफ का वैल्यू कितना है 20 सेंटीमीटर, तो अवतल दर्पण के लिए फोकस हमेशा क्या होता है, माइनस निगेटिव में होता है। तो 1/-20 इक्वल टू 1/यू का मान क्या है 30 सेंटीमीटर, तो यू का मान हमेशा क्या होता है निगेटिव में होता है, तो -30 सेंटीमीटर प्लस 1/v, तो v इक्वल टू क्या आएगा हमारा, v इक्वल टू आएगा -60 सेंटीमीटर। इसका मतलब दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितना है 60 सेंटीमीटर, और निगेटिव हमारा दिखाता है कि दर्पण की प्रकृति को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है उत्तल दर्पण का प्रयोग किस में किया जाता है, तो वाहनों में रियर व्यू मिरर के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसको देख लेते हैं। उत्तल दर्पण का प्रयोग वाहनों में रियर व्यू मिरर के लिए किया जाता है। सड़क पर लगे परावर्तन लैंपों में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चिकित्सक हो गया, कान, आँख, गले आदि के आंतरिक भागों की जांच के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का समांतर प्रयोग टार्च, सर्चलाइट तथा वाहनों के हेडलाइट में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरणपुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऊंची इमारत का छोटा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। गोलाकार दर्पण की वक्रता का केंद्र क्या है, तो गोलाकार दर्पण की वक्रता का केंद्र यह उस खोखले गोले का केंद्र होता है जिसका गोलाकार दर्पण एक भाग होता है। जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं फोकस बिंदु। निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण के प्रतिबिंब सतह पर स्थित होता है, तो उसे बोलते हैं पोल। गोलीय दर्पण के परावर्तक रिफ्लेक्टिव सरफेस के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। पोल दर्पण की प्रतिबिंब सतह पर स्थित होता है, इसे क्या आप इसे पी से डिनोट करते हैं। एक दर्पण की वक्रता की फोकल लंबाई और त्रिज्या के बीच का संबंध क्या है, तो F इक्वल टू R/2 होता है, जिसको पता ही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, सर्चलाइट का परावर्तक कौन सा है। सर्चलाइट का परावर्तक अवतल दर्पण है, ठीक है। गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहते हैं, तो पोल या ध्रुव कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप एक दर्पण में देखते हैं तो पाते हैं कि छवि आपका परावर्तन आपसे छोटा है, तो दर्पण किस प्रकार का है, तो दर्पण उत्तल दर्पण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की अवधारणा क्या है। गोलीय दर्पण की अवधारणा प्रकाश का परावर्तन है। देखिए इसको देखते हैं एक डिटेल्स में। गोलीय दर्पण की अवधारणा प्रकाश के परावर्तन पर आधारित है। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के दो नियम हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है और I=R हो गया, और आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित एक ही समतल में होते हैं। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरणें एक ही समतल में होते हैं। ये हमारा क्या है, परावर्तन के नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो हम जानते हैं ये फोकस दूरी इक्वल टू F इक्वल टू क्या होता है, वक्रता त्रिज्या के आधा होता है। फार्मूला हम जानते हैं 1/F इक्वल टू 1/U प्लस 1/V, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कौन सा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे क्या बोलते हैं, बीच के बिंदु को बोलते हैं वक्रता ध्रुव बोलते हैं, ठीक है। इसको पोल बोलते हैं। जैसे गोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु है उसे ध्रुव बोलते हैं, ठीक है। इसे वाहनों में अपनी व्यापक दृष्टि क्षेत्र के लिए कौन सा दर्पण पीछे देखने के रूप में किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण के सामने कोई रखी वस्तु किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा, जिसका राइट आंसर है ध्रुव और फोकस के बीच आभासी सीधा छोटा प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यदि एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? प्रतिबिंब क्या होगा? वास्तविक है, यही होगा, यही गलत है, बाकी और सब छोट सही है। निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है रियर व्यू मिरर में। 2 बार क्वेश्चन आया हुआ ग्रुप डी में, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। किस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह का केंद्र वह बिंदु है जिसे कहा जाता है उसे ध्रुव बोलते हैं? एक विमान दर्पण के लिए छवि है, एक विमान दर्पण के लिए आभासी और पार्श्व उल्टा। यदि किसी दर्पण की लंबाई 15 है तो वह है दर्पण की लंबाई 15 प्लस में है तो उत्तल दर्पण होगा, माइनस में रहेगा तो अवतल दर्पण होगा। ये किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारित दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार होता है, इसका राइट आंसर अत्यधिक आवर्धित होता है। एक वस्तु को एक समतल दर्पण के सामने उसके फोकस बिंदु पर वक्रता केंद्र के बीच वह बिंदु पर रखा गया निर्मित होने वाली छवि होगी, तो निर्मित होने वाली छवि क्या होगी? एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा। एक वस्तु को एक उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है तो निर्मित होने वाली छवि होगी आभासी और छोटी होगी। यदि अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुवों के बीच कोई वस्तु रखी गई हो तो निर्मित प्रतिबिंब का प्रकार क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या है? आभासी होगा। उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई होती है धनात्मक होती है और निगेटिव किसका होता है? अवतल दर्पण का होता है, इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दंत चिकित्सक जाहिर सी बात है कि आभासी और बड़ा होगा। दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं क्योंकि इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी और बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंत चिकित्सक द्वारा मरीजों के दांतों के बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आरआरबी एनटीपीसी में 2 बार आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है? तो अवतल दर्पण इसका राइट आंसर है। वाहनों के हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? इसका राइट आंसर अवतल दर्पण होता है। एक गोलाकार दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी होती है कहलाता है अवतल दर्पण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु वह एक वस्तु रखी गई तो फिर इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो वक्रता केंद्र पर बनेगा, इसका राइट आंसर है। सेम क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा वो नहीं है। नेक्स्ट में देखते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं। वक्रता त्रिज्या की वैल्यू दिया है और एफ की वैल्यू पूछा तो एफ इक्वल टू r/2 होता है। आप अवतल दर्पण है तो एफ का मान माइनस में होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। जब एक वस्तु को सी और एफ के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण में आकृति कहाँ बनेगी? सी के बाद बनेगा। जब किसी वस्तु की स्थिति अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी और एफ के बीच होता है तो अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के बाद बनेगी तथा प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टा व वास्तविक होगी। गाड़ी के हेडलाइट, दाढ़ी बनाने या सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारित दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार होता है, इसका राइट आंसर है अत्यधिक आवर्धित होता है। एक इस चार्ट को देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति, ठीक है, और अवतल दर्पण का है। अगर अवतल दर्पण के बारे में देखते हैं, वस्तु की स्थिति पहले अगर वस्तु की स्थिति अनंत पर रखा हुआ है तो प्रतिबिंब जो बनेगा फोकस पर बनेगा और प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वास्तविक होगा, उल्टा हो गया एवं बिंदु के आकार का होगा। अनंत पर बना है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बना है, वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में होगा और इसका प्रकृति होगा वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु से छोटा। वक्रता केंद्र पर बना है तो वक्रता केंद्र पर ही होगा और इसका वो होगा वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु के समान होगा। वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच बना है, अगर वस्तु रखा हुआ है तो वक्रता केंद्र और अनंत बनेगा इसका प्रतिबिंब और वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु से बड़ा होगा। फोकस बिंदु पर रखा हुआ है तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर और प्रकृति होगी वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु से बड़ा होगा। ठीक है,
अब इसको देख लीजिएगा, वही सेम है, हम लोग इसके लिए देख रहे हैं। ये भी इसको कोई इस क्वेश्चन को भी हम लोग देखें तो इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट में मैग्नीफिकेशन वगैरह देखते हैं। वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई से संबंधित ऊंचाई से वस्तु का ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है? तो रेखीय आवर्धन कहते हैं। आवर्धन इक्वल टू होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे के वस्तु की ऊंचाई। आवर्धक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है उत्तल लेंस का। ये देखिए इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। 12 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए 20 सेंटीमीटर फोकसीकरण के एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर पहले रखी हुई प्राप्त प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी? -2.4 सेंटीमीटर होगी। हमें पता आवर्धन इक्वल टू क्या होगा? प्रतिबिंब की दूरी v अपान वस्तु की दूरी u। एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्न शामिल होता है। छोटी फोकल लंबाई की उत्तल लेंस शामिल होता है। आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए। दर्पण का आवर्धन क्या होना चाहिए? सी। दर्पण का आवर्धन धनात्मक होने की आशय यह है कि वस्तु का प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा। किसी वस्तु का वास्तविक आकार बदले उसका आकार को बड़ा प्रदर्शित करने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं? आवर्धन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन देखते हैं। वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले सूर्य दिखना और वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट बाद सूर्य दिखने के कारण किसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर, अस्त होते हुए सूर्य का लाल होना प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। बाकी सब उदाहरण इंद्रधनुष का निर्माण होना, तारों का टिमटिमाना और मानव आँख द्वारा छवि का निर्माण होना, ये सब प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। तारों के चमकने के पीछे का सिद्धांत क्या है? तो इसका तारों के पीछे चमकने का जो सिद्धांत है, पृथ्वी के वायुमंडल के विभिन्न परतों का अपवर्तन लगातार बदलना। ठीक है, एक चम्मच जो टेढ़ा दिखाई देता है इसका उदाहरण है, अपवर्तन का उदाहरण है। इसको देखते हैं डिटेल्स में। जब एक प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो उसे वह अपने वास्तविक मार्ग से विचलित हो जाती है। इसे क्या बोलते हैं? अपवर्तन बोलते हैं। इस कारण पानी में पड़ी कोई लकड़ी या चम्मच में हमें बाहर से देखने पर तिरछी दिखाई देती है। इसके अन्य उदाहरणों में से तारों का टिमटिमाना, जल के अंदर पड़ी वस्तुएं तथा तालाब या नदी की तली वास्तविक गहराई से कुछ उठी हुई नजर आना आदि होता है। निम्नलिखित में से हीरे की चमक में किसका योगदान नहीं है? इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, हीरे का निम्न अपवर्तनांक सूचकांक होता है। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक होता है 1.0003 होता है। इनमें से कौन सा गर्मी के प्रवाह से संबंधित नहीं है? तो रिफ्रैक्टिव संबंधित नहीं है। गर्मी के प्रवाह से रिफ्रैक्टिव संबंधित नहीं है। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो तिरछी आपाती होने वाली वे अपने मूल दिशा से विचलित होती है। इस घटना को क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, जल का अपवर्तनांक 4/3 है। अब जल में प्रकाश की गति क्या होगी? जल में प्रकाश की गति क्या होगी? देखिए, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है अपवर्तनांक इक्वल टू होता है वायु में प्रकाश की गति बटे के माध्यम में प्रकाश की चाल। तो अपवर्तनांक दिया है 4/3 और वायु में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ होता है और माध्यम में प्रकाश की चाल को हमें फाइंड आउट करना। तो v इक्वल टू कितना हो, जब इसे कैलकुलेट करोगे तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। निर्वात से एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो इस गति को क्या कहते हैं? इस गति को बोलते हैं
इसकी गति पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका गति क्या हो जाता है, बढ़ जाता है जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो हमारा इसका गति क्या हो जाएगा, घट जाएगा। विरल से सघन में जाएगी तो गति क्या हो जाता है, घट जाता है। वायुमंडल अपवर्तनांक के कारण सूर्योदय सूर्यास्त में लगभग कितने तक देरी हो सकती है, तो 2 मिनट तक देरी हो सकती है। सूर्य के वास्तव में क्षितिज के ऊपर से गुजरने और हमारे द्वारा पृथ्वी पर इसका छवि देखे जाने में सक्षम होने के बीच का समयांतर होता है 2 मिनट होता है। देखिए, वायुमंडल अपवर्तनांक के कारण सूर्य के वास्तव में क्षितिज के ऊपर से गुजरने और हमारे द्वारा शरीर पर इसकी छवि देखे जाने के समक्ष होने के बीच का समयांतर लगभग 2 मिनट होता है। ठीक है। जब एक प्रकाश सघन माध्यम से विकिरण माध्यम में जाती है तो वह धीमा हो जाता है तथा नॉर्मल से दूर झुकता है। निम्नलिखित में से कुछ पदार्थ हैं, उनका अपवर्तनांक का सही आरोही क्रम में दर्शाना है बाएं से दाएं तक। तो देखिए, सबसे आरोही क्रम तो सबसे कम होता है बर्फ का, फिर केरोसिन का, बेंजीन का, फिर सीधा नमक का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, तो हवा का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थिति में एक अभिलंबित किरण, आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण सभी एक ही सतह पर होते हैं, तो अपवर्तन और परावर्तन दोनों में। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 133 नंबर, वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के कारण प्रकाश आकाश में तारा का टिमटिमाना दिखाई देता है। जब एक प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो माध्यम में विचरण होता है, तो यह झुकती है, किधर की ओर झुकती है, अभिलंब से दूर जाती है और इसकी गति क्या हो जाती है, तीव्र हो जाती है। और जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा जब हमारा विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश जाएगी। तो पानी से भरे एक गिलास में रखा नींबू गिलास की बगल से देखने पर इसके वास्तविक आकार में बड़ा प्रतीत होता है, इसका क्या कारण है, तो प्रकाश का अपवर्तन इसका कारण है। देखिए, जब एक पेंसिल को पानी से भरे ग्लास में रखा जाता है तो पेंसिल टेढ़ा दिखाया जाता है। जब एक सिक्के को पानी से भरे टब में रखा जाता है तो सिक्का के तल की तलाटी से थोड़ा ऊपर दिखाया जाता है। पानी से भरे एक गिलास में रखा नींबू बगल में से देखने पर इसका वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है। हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है, तो हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक 2.42 होता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प का माध्यम दृष्टिगत रूप से कम सघन होता है, तो 122 का आंसर है इसका ए। प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले रोमन ने किया था। प्रकाश की चाल के माध्यम के अपवर्तनांक म्यू पर निर्भर करता है, जिसका माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी। वह माध्यम उतना ही सघन होता है। दृष्टिगत रूप से दिए गए विकल्पों में से वायु का माध्यम कम सघन होता है, क्योंकि वायु का अपवर्तनांक अन्य पदार्थों के अपवर्तनांक से सबसे कम है। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य दीर्घवृत्ताकार दिखने का कारण होता है, तो अपवर्तन। रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना और जल के अंदर पड़ी मछली वास्तविक गहराई से ऊपर प्रतीत होती है। द्रव में डूबी छड़ें हमें टेढ़ी दिखाई देती है और सूर्योदय के कुछ समय पहले एवं सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक सूर्य क्षितिज के नीचे दिखाई देता है। एक 125 क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण पानी से ग्लास तक जाती है, यह झुकता है, किधर को झुकता है, सामान्य की ओर और धीमा हो जाता है। ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, इसमें क्या है, लेंस और कॉनकेव लेंस को इसको देखते हैं। क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु उत्तल लेंस पर हो तो प्रतिबिंब आवर्धित आभासी और सीधा होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर हो तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच हो तो प्रतिबिंब आवर्धित आभासी और सीधा होता है। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली किरण
अपवर्तन के बाद मिलती है तो मुख्य अक्ष के समांतर मिलती है। वह लेंस जो बीच में पतला और परिधि के पास मोटा होता है उसे बोलते हैं अवतल लेंस बोलते हैं उसे। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो इसकी शक्ति की गणना कीजिए तो P = होता है 1/kF। तो फोकस दूरी दिया है 50 सेंटीमीटर, तो 1/50 करोगे तो कितना हो जाएगा 0.02। 100/F अगर सेंटीमीटर दिया तो 100/F होता है, 100/F होता है। D = उत्तल लेंस की शक्ति D = 1/F या 100/F होता है अगर सेंटीमीटर की बात करें तो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा, जब डिवाइड करोगे तो उत्तल लेंस की शक्ति कितना 1/2 आ जाएगा। पचास सेंटीमीटर को देखो कन्वर्ट कर दिए, 50/100 हो गया, मतलब 1/2 हो गया। तो D = क्या होगा 1/2 हमारा आंसर आ जाएगा। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 2.5 मीटर, तो इसकी क्षमता क्या होगी, देखिए D = 1/F होता है या P = 1/F, तो 1/2.5 हो जाएगा। मीटर में तो 0.4 D हो जाएगा। सेंटीमीटर में दिया गया तो 100/F हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा, इसको हम लोग डिस्कस किए थे। परावर्तित किरणों के वास्तविक परिच्छेदन द्वारा निर्मित प्रतिबिंब जो हम स्क्रीन पर देखते हैं वो क्या होता है, वास्तविक होता है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होता है और अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है। तो अब इसे पॉइंट करिएगा। एक लेंस से होकर गुजरने वाले प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के निकल जाती हैं तो प्रकाशिक केंद्र से। एक लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलन के निकल जाती हैं। प्रकाशिक लेंस केंद्र लेंस के भीतर मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। यदि लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या समान हो तो इसका प्रकाशिक केंद्र मुख्य अक्ष पर लेंस के मध्य होगा। जब एक वस्तु को उत्तल लेंस की 2f1 स्थिति पर रखा जाता है तो वस्तु का आकार क्या होता है, तो वस्तु का आकार पूर्ववत रहेगा। सेम क्वेश्चन, इसको आप देख लीजिएगा। इसमें भी दिया है, देखिए एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, इसकी क्षमता पूछ रहा है, शक्ति पूछ रहा है। P = 1/F होता है, 1/F होता है। अब इसको देखो 25 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.25 मीटर हो जाएगा। तो P = 1/0.25 करोगे तो 4D आ जाएगा क्षमता। अवतल लेंस की नाभि लंबाई होती है ऋणात्मक होती है। वह वस्तु जिससे लेंस में किरणें उत्पन्न होती प्रतीत होती उसे फोकस दूरी कहते हैं। वक्रता केंद्र गोली दर्पण को जिस खोखले गोले का काटा हुआ भाग माना जाता है उस खोखले गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। इसे C द्वारा डिनोट किया जाता है। ध्रुव गोली दर्पण की पृष्ठ सतह का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। इसे P से दर्शाया जाता है। जब वस्तु को रखा जाता है तो अभिसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा फोकस बिंदु पर। जब वस्तु को फोकस बिंदु पर रखा जाता है तो लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर है मिट्टी का प्रयोग नहीं होता है। एक लेंस जिसकी पावर 2D है प्लस के, तो फोकस दूरी होगा, देखिए P = 1/F होता है, तो F = 1/D हो गया। D का मान कितना 2 दिया है, तो F = कितना 1/2 का मतलब 0.5 मीटर। 0.5 मीटर को कन्वर्ट करोगे तो 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। रूढ़ प्रतीकों के साथ लेंस फार्मूला क्या होता है, तो इसका राइट आंसर 1/F = 1/V - 1/U। लेंस में नाभि बिंदु अथवा फोकस पॉइंट और दृष्टि केंद्र या ऑप्टिक सेंटर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर है फोकल लेंथ या नाभि लंबाई बोलते हैं इसको। यदि किसी सुधारात्मक लेंस की क्षमता प्लस के 2D है तो यह क्या है, यह उत्तल लेंस है। ठीक है, अब देखते हैं ह्यूमन आइज के विषय में देखते हैं। किसी व्यक्ति के निकट दृष्टि दोष को सुधारने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है।
अपसारी लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसको देखते हैं डिटेल्स में। निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के पहले बन जाता है, अतः पास की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु क्या होता है, धुंधली दिखाई देती है। इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष या मायोपिया को दूर करने के लिए किया जाता है तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है तो उसे कौन सा दूर दृष्टि दोष है, तो अगर दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है तो उसे निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। एक विकार जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता तो यह कहा जाता है मायोपिया बोलते हैं इसको, और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए, अगर हाइपरमेट्रिया दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस, निकट दृष्टि दोष, देखिए दूर दृष्टि दोष का मतलब उसे दूर की वस्तु तो दिखाई देगी लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगी, तो निकट की वस्तु को देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगर दूर निकट दृष्टि दोष है तो इसका मतलब कि उसे दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है और निकट की वस्तु क्या है, अस्पष्ट दिखाई देगी, तो इस तरह उसको अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रेस बायोपिया है, उसको बोलते हैं जरा दृष्टि दोष, इसको द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अबिंदुकता, जिसे बोलते हैं दृष्टि वैषम्य, इसे बेलनाकार प्रयुक्त लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को बोलते हैं मायोपिया। ठीक है, अब से देख लीजिए, सेम क्वेश्चन है। मानव आँख में मौजूद अंडाकार स्थान सर्वोत्तम दृष्टि क्षेत्र होता है, पीला होता है। नेक्स्ट है आँख की फोकस दूरी को समायोजित कर निकट और दूर की वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को आँख की क्या कहा जाता है, इसे बोलते हैं समंजन क्षमता बोलते हैं। दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो रेटिना के पीछे बनता है, इसका राइट आंसर है। प्रकाश आँख में कार्निया से प्रवेश करता है। अब देखते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के विषय में देखते हैं। रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह एलईडी और सीएफएल इसकी वजह ले रहे हैं, तो ऊर्जा दक्षता, देखिए जो लाइट लेड है, एलईडी है, उसका फुल नेम होता है लाइट एमिटिंग डायोड, और सीएफएल का फुल नेम होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। इनकी ऊर्जा दक्षता की वजह से ले रहे हैं। एलईडी के मुख्य लाभ हैं ऊर्जा की बचत में एलईडी उपयोग होती है, इनके आकार छोटे होते हैं, इन्हें प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में लगाना सरल होता है। अन्य प्रकाश स्रोतों की अपेक्षा एलईडी बहुत कम विकिरण करते हैं, और दूसरे फ्लोरोसेंट लैंप की तरह एलईडी में मरकरी नहीं होता, जिसके कारण विषैले होने की संभावना कम होती है। इनमें से किस उपकरण में केवल उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें माइक्रोस्कोप में केवल उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। थिएटर में 3D फिल्म देखते समय हमें विशेष चश्मे पहनने होते हैं, क्योंकि हमारा क्या होगा, 3D विशेष रंग का इस्तेमाल करती है जो मानव आँखों द्वारा महसूस नहीं किए जा सकते हैं। पेरिस्कोप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो पेरिस्कोप में साधारण शीशा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इनमें से ऑप्टिकल लेंस नहीं है, तो स्टेथोस्कोप ऑप्टिकल लेंस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और इंद्रधनुष। तो ऑप्शन में दिया है रंग का विचलन सबसे कम होता है, तो इसका राइट आंसर होगा लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे क्या होता है, सबसे विविग्योर सबसे ज़्यादा होता है, इसके वजह से इसका विचलन सबसे कम होगा। सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन सा विभाजित कर सकता है, तो प्रिज्म हमारा विभाजित कर सकता है। प्रिज्म क्या है, प्रिज्म यह उसके जरिए गुजर रहे प्रकाश को क्या बोलता है, तितर बितर करता है प्रिज्म।
देखिए स्पेक्ट्रम में 7 रंग होते हैं, इनके दोनों सिरों में बैगनी और लाल रंग का निर्माण होता है, इसे बोलते हैं विबग्योर। वायलट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। जल की बूंदों से होकर प्रकाश का प्रतिबिंबन एवं अपवर्तन होकर इंद्रधनुष बनता है। श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में कौन सा कांच के प्रिज्म द्वारा प्रकाश के परिक्षेपण के बाद सबसे कम विचलित होता है? तो लाल रंग सबसे कम विचलित। देख लीजिए क्वेश्चन को। जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? तो लाल रंग है। सबसे ज़्यादा कौन विचलित होता है? हमारा सबसे ज़्यादा होता है बैगनी रंग। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी, जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा इलेक्ट्रिसिटी का, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।